Hello students, welcome back to my YouTube channel Class 10th Champion. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10 चैंपियन। आज हम लोग वास्तविक संख्याओं के अगले एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जो कि आपके फार्मूले को पहले बताया जा चुका है। ठीक है, और आज हम लोग इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड के भी आए हुए हैं, वो भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए लगाना शुरू करते हैं। जिसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन, लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संख्या, यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या बताया गया है इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि संख्या 96 व 104 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर एलसीएम भी क्या करिए, ज्ञात करिए। ये आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको फिर लगाना शुरू करिए। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि संख्याएं 96 व 104 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें हल करना है। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, तो अगर इसको हम हल करते हैं, ये 95 96 जो कि दिया गया आपको 96 दिया गया है, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम के रूप में निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि दिया गया तो एलसीएम तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें करना वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। ठीक, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, चलो डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक, तो इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो ये आएगा आपका 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, ये आएगा आपका। ठीक, इसी तरीके से जब हम 104 का एलसीएम निकालेंगे तो ये भी आएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 इंटू, कैसे, जैसे 4 है गई, कहा स्क्वायर है, 4 है तो 101 तो बचा। तो ये तुम्हारा ये हाँ, चलिए देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 104 का जो हम लोग एलसीएम लिया तो 2 की पावर 2 इंटू 101 हो जाएगा ये। ठीक, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 आएगा। इसका मतलब कि कितना आएगा, 4। इसका एचसीएफ कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हमने आपको फार्मूला लिखा था। ठीक, फार्मूला क्या लिखा गया था, आपको लिखा गया था कि दी गई संख्या जो तो 2 की पावर 2 यानी कि हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। 101 कैसे कटे, 104 दिया गया। हाँ, तो जैसे 4 दिया गया रहा, तो यहाँ पे हमने देखा कि 96 की जो जो एलसीएम निकल के आया। ठीक है, हमें क्या पता चला इससे कि 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग 104 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें जो एचसीएफ होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, 8 आएगा। ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम को निकालेंगे। तो एलसीएम का हमने आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था कि दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या उसका क्या होगा, गुणनफल ओ बटे एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो इसका फार्मूला होगा कि दी गई संख्याओं का गुणनफल, दी गई संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। ठीक, इस फार्मूले का इसका प्रयोग करें तो दी गई संख्या कितनी है, 96 104 अपॉन कितना है एचसीएफ, 8। ठीक,
तो इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा आंसर 48। ठीक, इसका आंसर आएगा यानी इसका एलसीएम कितना आएगा 1248। ठीक, तो यहाँ जो संख्या दी गई है गुणनखंड विधि द्वारा उसको हल करेंगे तो एचसीएफ आएगा इसका कितना 8 आएगा और इसका एलसीएम कितना आएगा 1248। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़े। तब यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या आपको क्या करिए याद करिए। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। फार्मूला आपको बताया जा चुका है, पहली संख्या का एलसीएम गुणे दूसरी संख्या का एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, चलिए लगाइए इसको, आपके पास 2 मिनट है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है दो संख्याओं का एचसीएफ 145 तथा एलसीएम क्या दिया गया है 2175। तो यदि एक संख्या इतनी हो तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने आपको इसका फार्मूला बताया था, क्या बताया था कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, ये आपको बताया गया था। इसमें निकालना आपको क्या है दूसरी संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है दूसरी संख्या। तो जब हम इसकी क्या करेंगे दूसरी संख्या को निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके ऊपर ये हो जाएगा आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे पहली संख्या। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एलसीएम आपका कितना दिया गया है और एचसीएफ आपका है 145 बटे पहली संख्या कितनी है 725। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि सारी संख्या ज्यादातर कटने लायक होगी 5 से, तो ये हो जाएगा 3 और ये 1 टाइम्स में आएगा। ठीक है, तो बचेगा आपका 145 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा और 12। ठीक, तो इसका जो दूसरी संख्या जो आएगी कितना आएगा 435 ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा आएगा कितना आपका 435। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका हम लोग आगे बढ़े। तो क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 क्या एक तरीके से अपरिमेय संख्या, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो जब इसको सिद्ध करेंगे तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अंडर रूट 2 को जो हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो उसके हमें विपरीत में कुछ और सिद्ध करना पड़ता है, पता चला कि है कि नहीं है। तो उसी तरीके से हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें परिमेय सिद्ध करना पड़ेगा पहले इसको। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की कुछ निशानी होती है। हाँ, परिमेय संख्या की क्या होती है कुछ निशानी होती है, और क्या निशानी होती है कि उसको P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। और साथ साथ ये बता दें कि हाँ ठीक Q नॉट इक्वल टू अपॉन 0। लेकिन आप ये बताएं कि Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो P अपॉन Q लिखा जाता है तो Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कि 5 अपॉन जैसे हम ये लिख दें कि 0/5 लिख दें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, और यही हम लिख दें कि 5/0 तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हमने बताया है कि Q को 0 नहीं लिखा जाएगा। तो जब 5/0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। इसी के कारण कभी क्योंकि इनफाइनाइट जो संख्या है उसको कभी भी कोई परिभाषित नहीं कर सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0। इसको ध्यान रखिएगा, अब समझ में आ गया होगा आज से कि क्यों लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले दिया गया कि अंडर रूट 2 क्या है परिमेय संख्या, इसको हम लोग क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। तो जो हम लोग क्या करना है यहाँ पर कि एचसीएफ निकालेंगे पहले इसका P और Q का। तो P और Q का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आएगा एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि एक अगर किसी का भी एचसीएफ 1 में अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अगर एक पे चाहे जितनी पावर लगा दिए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। प्रभाव कब पड़ेगा एक पर करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एचसीएफ के रूप में। और अगर इसको 2 मान लेंगे तो इस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से संख्या परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम पी में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी ही आएगा, क्यू में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ दिया गया आपको सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या के रूप में दिया गया है। तो यहाँ बताया था कि अंडर रूट 2 एक हमें एक इसके विपरीत में देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि अंडर रूट 2 क्या एक परमेय संख्या है कि नहीं। तो परमेय संख्या का जो नियम होता है पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। किसमें व्यक्त किया है, पी अपान क्यू के रूप में। और बताया गया है कि क्यू नॉट इक्वल टू 0। हमने ये भी आपको बता दिया कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है। अगर क्यू को हम लोग 0 लिखेंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अपरिभाषित या फिर हाँ या फिर इनफाइनाइट इसका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। तो हमने ये देखा कि पी और क्यू का हम एचसीएफ निकाले, ठीक है। पी और क्यू का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो हमें सिर्फ एचसीएफ एक ही मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से उभयनिष्ठ के रूप में कार्य करेगा। अगर हम एक से इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी पी आएगा, और क्यू में अगर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू ही आएगा, क्योंकि हमें पता है एक क्या है तरीके से पी और क्यू का उभयनिष्ठ एचसीएफ है, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर हमने अंडर रूट 2 को क्या किया, पी अपान क्यू के दोनों पक्षों का वर्ग किया पी अपान क्यू के रूप में। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा, पी अपान क्यू का स्क्वायर हो गया। अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया, और पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर हो गया। इसको हमने जैसे ट्रांसफर कर दिया तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। तो हमें पता चला कि पी स्क्वायर जो है 2 से क्या है, विभाज्य है। पी स्क्वायर क्या है तरीके से 2 से विभाज्य है। यही व्यवस्था आगे देखी गई कि किसी पूर्णांक के लिए हमने आर का प्रयोग किया, ठीक है। एक पूर्णांक का प्रयोग किया जिसकी वजह इस तरीके से क्या रखा गया, आर रखा गया। तो यहाँ पे पी स्क्वायर का मान रखने पर, कहां पर, इस जगह पर, तो जब हमने इसका मान रखा तो यहाँ पर भी क्या हो गया, एक तरीके से वर्ग किए। तो इसका जो मतलब वर्ग क्या किए, जो इसकी वैल्यू थी यहाँ पर पी स्क्वायर की, उसी जगह पे इसको रखा गया, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 4r स्क्वायर हो गया, ठीक। और 4r स्क्वायर होने के बाद में हमने क्यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया, 2 ये जो 2 था इधर ट्रांसफर किया, तो 4 को 2 ने क्या किया, काटा, और यहाँ पर क्या हो गया, 2r स्क्वायर हो गया। तो इससे पता चला कि क्यू जो है वो 2 से क्या है, विभाज्य है, और क्यू भी 2 को क्या कर रहा है, तेरे से विभाज्य कर रहा है। तो फिर आगे क्या बताया है कि पी और क्यू का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है सिर्फ और कौन है, एक है। इसलिए कहा जा सकता है कि अंडर रूट 2 एक क्या है, पर अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही इसमें हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आप इसको देख लीजिए, जो समझ में ना है उसको फिर से बता दें, और उसके बाद फिर आगे बढ़े। आप इसको नोट भी कर लीजिए, पहले ये नोट करना है, फिर ये तब ये। तो कल हम लोग समझे थे अंडर रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध करने के क्वेश्चन के बारे में, ठीक। एक क्वेश्चन आपको दिया गया था कि अंडर रूट 3 को अपरिमेय सिद्ध करिए आप, ठीक। तो और आज हम लोग उस क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा मतलब थोड़े और बड़े स्तर पे समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं इसको। तो ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने की व्यवस्था को जानेंगे, ठीक है, उसके सिद्धांत को समझेंगे, ठीक। तो चलिए आपका पहला जो क्वेश्चन है उसको आप लिखिए और शुरू करें, लगाना है पर। पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस रूट 3, ठीक, ये आपको बताया गया है। 5 माइनस रूट 3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आप इसको लगाना शुरू करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें बताया गया आप लोगों को, क्या बताया गया है कि अंडर रूट 3 वो 5 माइनस अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब हम आपसे कहें कि इसको एक तरीके से हम विपरीत क्रम में मानते हुए इसको ये कहें परमेय संख्या है, ठीक है, तो इसमें कुछ परिवर्तन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये कहें कि एक तरीके से क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3
एक परमेय संख्या है माना, तो अब ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या के कुछ नियम है, क्या है? पी अपॉन क्यू के रूप में इसको व्यक्त किया जाएगा, और क्यू जो है आपका वो किसके बराबर नहीं होगा? जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका ये निकल कर आएगा 5Q, ठीक। तो यहाँ आपका निकल कर आएगा, जो इसको रूट को इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, तो 5Q माइनस पी बटे में क्यू, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है, किया है, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे क्यू दिया गया, यहाँ पे नीचे क्यू आया है, तो इसको यहाँ एक तरीके से कहा था कि एक परमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अंडर रूट थ्री क्या है, एक तरीके से ये भी एक तरीके से परमेय संख्या के रूप में कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर जो भी सिद्ध किए हैं, परमेय संख्या सिद्ध किए हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है माने वो 5Q माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू अंडर थ्री, या अंडर थ्री भी तरीके से परमेय संख्या के रूप में कार्य कर रहा है, और 5Q माइनस पी अपॉन क्यू के रूप में ये भी एक तरीके से परमेय संख्या के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन इसमें एक समस्या क्या है कि ये जो कार्य तो कर रहा है, लेकिन एक तरीके से विरोधाभास है ये, ठीक है। विरोधाभास क्या? क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या, एक तरीके से इसका विरोधाभास हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये 5 - √3 एक तरीके से क्या है, अपरमेय संख्या। ये ध्यान रखिए कि जो आपका सिर्फ √3 अपरमेय संख्या सिद्ध करना, उससे ये बहुत आसान है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सिद्ध होगा कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट थ्री क्या है, एक तरीके से अपरमेय संख्या है, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखिए कि संख्या, क्या बताया गया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में दो की घातों को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको लगाना शुरू करिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे, देखते हैं कैसे हल होगा, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि हमें दो की घातों को लिखना है, ठीक है। तो इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एलसीएम के रूप में इसको हम हल करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ अगर देखा जाए एक तरीके से, तो गुणनखंडों को देखें, तो ये 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि गुणनखंड में दो की घातों को ज्ञात करना है, तो दो की घातें कितनी दी गई हैं, 4। तो ये इसका आंसर कितना आएगा आपका, 4 आएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े, ठीक है। लिखिए 62,049 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की घातों को ज्ञात करें। हम लोग जो इसको हल करेंगे, ठीक है, 49, ठीक। तो इसका हम लोग जब 3 से एलसीएम निकालना शुरू करेंगे,
तो इसको हम लोग देखेंगे, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, तो 3 की पावर कितना आएगा? 10। तो इसका आंसर कितना होगा? 10। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए और लगाना शुरू करिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, लिखिए इसमें संख्या एक। तो इसको हम लोग लगाएंगे और देखते हैं कैसे लगेगा। ये दिया गया है 196। ठीक है, तो इसको दो से जब काटेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, तो इसमें दिया गया क्या? घातों का योग। तो 2 प्लस 2 4 इसका आंसर आएगा। गोड़े में घातें जुड़ जाती हैं लेकिन जब बेस सेम होगा तब। देखिए, संख्या 36,000 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए इसको। तो यहाँ पर हम लोग इसको हल करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो पहले इसको काटेंगे 2 से। टू मल्टीप्लाई टू, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 3, 2 5, हो जाएगा 10। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो हो जाएगा कितना? 10। तो इसमें घातों का योग कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, उसमें बताया क्या गया है कि वह न्यूनतम संख्या आपको ज्ञात करनी है, यानी छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 1 से 10 तक, 1 से 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या करना है? प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित है। सभी प्राकृतिक संख्याओं से क्या होती हो?
विभाजित होती हो। ठीक है, तो चलिए आपके पास 2 मिनट, इसको लगाइए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लगाना शुरू करेंगे और बताएं इसमें क्या। इसमें बताया जा रहा है आपको कि हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी, छोटी से छोटी संख्या भी ज्ञात करनी है, जो कि 1 से, अगर हमें 2 से उस संख्या को विभाजित करना हो तो भी विभाजित हो जाए, हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना पड़ेगा ये हम देखेंगे। एक चीज हम लोग आपको और बता दें, ठीक है, अभी आपके जो एलसीएम एचसीएफ है वो भी पूर्णतः खत्म नहीं हुए हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक स्कूल में इतनी घंटियां इतने समय पर बजती हैं, तो वो घंटियां लगातार एक समय पर कब बजेंगी, जैसे सब सारे क्वेश्चन भी एलसीएम एचसीएफ में आते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन भी आपके लगवाए जाएंगे, बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए, जो कि आपके यहाँ के लिए भी और पॉलिटेक्निक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ हमें जो निकालना है प्राकृतिक संख्याओं के माध्यम से, तो ए हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ये संख्याएं हमें दी गई हैं, इन्हीं संख्याओं को हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। और इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना एलसीएम आएगा। यही इसकी प्राकृतिक संख्या होगी जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो 2520 ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर के और 10 तक की सभी संख्याओं से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 का एलसीएम ज्ञात करें। चलिए, अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, दिया गया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ लिखिए। दो संख्याओं का, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। यहाँ पे आपको दिया गया दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है तथा एलसीएम कितना 162 है। तो पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या में निकालनी है। फार्मूला आपको बताया गया था, एलसीएम ए कामा बी, ये आपको दिया गया है। ठीक है, इसी के अनुसार इसको क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे। तो एलसीएम दिया गया है 162, एचसीएफ दिया गया है 27।
और पहली संख्या में कितनी दी गई है 54, दूसरी संख्या मान लीजिए x, इसको निकालना है तो है मल्टीप्लाई करा, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, इसी के अनुसार इसको क्या करेंगे हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ देखते हैं कितना आएगा। ये हो जाएगा 27 दूना 54 और ये कितना हो जाएगा 81, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 81, यानी दूसरी संख्या हमारी कितनी आएगी 81। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, इसमें निकालिए। तो यहाँ पहले दिया गया है आपको y की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो y की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू, ठीक, ये हो जाएगा 15। ठीक है, फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा z, ठीक, यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा भाग। ठीक, उसी तरीके से किसकी वैल्यू है x की, तो x की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, ये आंसर आएगा, ये आपकी y की वैल्यू x z की और ये x की। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें, आगे बढ़ें। चलिए लिखिए, दिया गया है एक परेड स्थल पर चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको बताया गया है कि इस क्वेश्चन में, ठीक है, पहले हम लोग 1000 का एलसीएम निकालेंगे और फिर 56 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो जब 1000 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा 2 की क्यूब और 5 का क्यूब, और 56 का निकालेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 2 का क्यूब और 7। तो 1000 निकाल, 2 का क्यूब 5, तो 2 का क्यूब 3 और 5 का क्यूब 3 और 2 का क्यूब 3 और 7 आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था, तो इसमें 2 का क्यूब कॉमन हो जाएगा, इसका कितना आएगा आंसर, ठीक, तो इसका आंसर 8 आएगा, यानी कि जो स्तंभों की संख्या होगी मार्च निकालने की अधिकतम वो 8 होगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, और ये आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे एक दो क्वेश्चन जो कि अलग से होंगे, उसको हम लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू कर देंगे बहुपद। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, इसको आप लगाइए। ठीक, तो बताया है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक क्या रूप क्या होगा। तो यहाँ जो बताया गया, तो हमें पता है कि जो सम संख्या है एक तरीके से, ठीक है, जो किसी पूर्णांक के लिए, तो सम संख्या हमारी जो दी गई है, सम संख्या p, ठीक, सम संख्या क्या है
p के रूप में दिया गया है, और साथ ही यही बताया जा रहा है कि सम संख्या अगर p के रूप में जो कि दिया गया है पूर्णांक के रूप में, और हम इसको हाँ ये पूर्णांक के रूप में दिया गया है आपको, p दिया गया है, ठीक है। सम संख्या इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है 2p, और पूछा क्या गया कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जब होगा तो अगर किसी चीज में अगर हम p से मान लीजिए मल्टीप्लाई करें, वो 2 से मल्टीप्लाई करते मान लो 2 में, तो कितना हो जाएगा 4, सम है। 2 से अगर 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20, ये भी सम है। लेकिन अगर धनात्मक तरीके से विषम पूर्णांक लिखेंगे तो हो जाएगा 2p प्लस 1, क्योंकि अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें 10 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आपका क्या धनात्मक विषम संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आएगा, नोट कर लीजिए इसको। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।